हेलो एवरीवन। आज हमारा चैप्टर 5 का पार्ट 3 है। कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स कर रहे थे और इसका आज पार्ट 3 है और आज सेक्शन 87 और 88 की बात की गई है। तो अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच सेक्शन डील्स विद टेम्पोररी परमिट्स। तो जो टेम्पोररी परमिट की जो बात की गई है वो सेक्शन 87 में की गई है। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। सेक्शन 87 में टेम्पोररी परमिट्स की बात की गई है। नेक्स्ट है, ए टेम्पोररी परमिट ग्रांटेड इज इफेक्टिव फॉर ए लिमिटेड पीरियड विच शैल नॉट इन एनी केस एक्सीड। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्पोररी परमिट की वैलिडिटी की बात की गई है कि जो उसको ग्रांट किया जाता है उसकी जो मैक्सिमम वैलिडिटी होती है वो कितने टाइम पीरियड के लिए होती है। तो इसका आंसर है 4 मंथ्स। 4 मंथ से ज़्यादा के लिए टेम्पोररी परमिट नहीं दिया जाता, मैक्सिमम 4 मंथ्स के लिए होती है। उससे कम भी हो सकती है 1-2 मंथ के लिए। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितने दिन के लिए चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम 4 मंथ्स के लिए होता है टेम्पोररी परमिट। इम्पॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए टेम्पोररी परमिट ऑथोराइजेज द यूज़ ऑफ ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल टेम्पोररली फॉर द कन्वेस ऑफ पैसेंजर्स ऑन स्पेशल ओकेजन, फेयर एंड रिलीजियस गैदरिंग। ये सही है। अगर कोई मेला या रिलीजियस गैदरिंग हो और उस केस में आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल यूज़ करना हो पैसेंजर कैरी करने के लिए, तो उस केस में टेम्पोररी परमिट ग्रांट किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ ए सीजनल बिजनेस और टू मीट एनी पार्टिकुलर टेम्पोररी नीड। ये भी सही है। कोई सीजनल बिजनेस के लिए अगर आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल यूज़ करना है बस टेम्पोररी नीड के लिए, मतलब 4 मंथ से ज़्यादा के लिए नहीं होना चाहिए, उस केस में आप टेम्पोररी परमिट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। पेंडिंग डिसीजन ऑन एन एप्लीकेशन फॉर द रिन्यूअल ऑफ परमिट। ये भी सही है कि आपने नॉर्मल परमिट का अपने रिन्यूअल के लिए डाला है लेकिन कोई रीज़न की वजह से उसका रिन्यूअल नहीं हो पाया और उस पर कोई डिसीजन आना बाकी है, तो उस जब तक वो रिन्यूअल पेंडिंग है उस टाइम तक के लिए आपको एक टेम्पोररी परमिट ग्रांट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन सही है, मतलब सॉरी ये 3 ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ये 3 आप ऑप्शन याद रखना किस किस केस में टेम्पोररी परमिट यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द केस ऑफ गुड्स कैरेज अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ एन एक्सेप्शनल नेचर, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मे ग्रांट अ टेम्पोररी परमिट फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 4 मंथ्स बट नॉट एक्सीडिंग। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि टेम्पोररी परमिट की जो मैक्सिमम वैलिडिटी होती है 4 मंथ्स की होती है, लेकिन यहाँ पे एक केस दिया गया है कि गुड्स कैरेज के केस में अगर कोई एक ऐसा सर्कमस्टेंसेज आ जाता है जो बहुत ही एक्सेप्शनल नेचर का हो, अलग ही हो, तो उस केस में जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हो या स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है वो आपको जो टेम्पोररी परमिट ग्रांट करेगी वो 4 मंथ से एक्सीड कर सकता है, बट नॉट एक्सीडिंग कितना होना चाहिए, 1 ईयर। 1 साल से कभी एक्सीड नहीं करेगा, चाहे कितना भी एक्सेप्शनल केस हो जाए। 1 साल से ज़्यादा के लिए आपको गुड्स कैरेज के केस में नहीं दिया जाएगा। ठीक है, याद रखना जो 4 मंथ्स की जो वैलिडिटी होती है मैक्सिमम वैलिडिटी होती है टेम्पोररी परमिट की, लेकिन गुड्स कैरेज के केस में अगर एक्सेप्शनल नेचर का कोई केस आ जाए तो उस केस में आपको 1 साल तक का दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, ए परमिट ग्रांटेड बाय रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ एनी वन रीजन, पहला ऑप्शन है इज ऑल्सो वैलिड इन एडजेसेंट रीजन्स, ये गलत है। इज़ वैलिड थ्रू आउट स्टेट, ये भी गलत है। इज़ वैलिड थ्रू आउट इंडिया, ये भी गलत है। शैल नॉट बी वैलिड इन एनी अदर रीजन अनलेस द परमिट इज काउंटर साइंड बाय द रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ दैट अदर रीजन टू, ये भी सही है। अगर आपको कोई एक परमिट ग्रांट करती है रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी तो वो उसी रीजन में वैलिड होता है, और उसको किसी दूसरे रीजन में अगर उसको वैलिड होना तो उस रीजन के रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का काउंटर सिग्नेचर जरूरी होता है। ठीक है, शैल नॉट बी वैलिड इन एनी अदर रीजन unless the permit is countersigned by the regional transport authority of that region too। ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, a goods carriage permit granted by the regional transport authority of any one region is valid for any other region within the same state, shall not be valid in any other region unless the permit is countersigned, is valid throughout India, तो ऑब्वियसली गलत है। is valid in the state and the, ये भी गलत है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो नॉर्मल परमिट का जो केस होता है वो उसी रीजन में वैलिड होता है, और अगर दूसरे रीजन में वैलिड होना है तो उसको वहाँ के काउंटर सिग्नेचर का ज़रूरत है उस रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का। लेकिन यहाँ पे गुड्स कैरेज के परमिट में ऐसा केस नहीं होता। गुड्स कैरेज का जो परमिट है
वो पूरे स्टेट में, मतलब पूरे होम स्टेट में दूसरे रीजन में भी वैलिड होता है। वहाँ पे उसको दूसरे रीजन का काउंटर सिग्नेचर का ज़रूरत नहीं है उस रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का, ठीक है। इस ओनली एंड ओनली सिर्फ गुड्स कैरेज के केस में है। इसका आंसर होगा ए। वापस मैं बता दे रहा हूँ, जो नॉर्मल परमिट जनरल जब बात होती है तो बस उसी रीजन में वैलिड होता है जिस रीजन में उस रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ग्रांट किया है। अगर उसको दूसरे रीजन में वैलिड होना है तो उस दूसरे रीजन के रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का काउंटर सिग्नेचर ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन गुड्स कैरेज परमिट में मतलब स्पेशल केस आ जाता है कि गुड्स कैरेज परमिट जो दिया जाता है वो सेम स्टेट के दूसरे रीजन में भी वैलिड होता है, वहाँ पे काउंटर सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बात आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इन केस ऑफ गुड्स कैरेज परमिट when both starting and terminal point of a route are situated in the same state but part of route lies in any other state and the length of such part does not exceed dash kilometers, the permit shall be valid in the other state without the counter signature। अब यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था अभी कि गुड्स कैरेज का परमिट है वो पूरे स्टेट में दूसरे रीजन में भी वैलिड होता है, लेकिन याद रखना सेम स्टेट की बात हो रही है। अब सपोज़ कीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि ये आपका होम स्टेट है और आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है सेम है, कुछ पार्ट है वो दूसरे स्टेट में, कुछ पार्ट है वो दूसरे स्टेट में आ जाता है। तो यहाँ पे जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी होगी कि आपको दूसरे स्टेट का काउंटर सिग्नेचर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका आंसर है 16 किलोमीटर्स। अगर ये पार्ट है जो दूसरे स्टेट में आ रहा है, अगर 16 किलोमीटर या उससे कम है तो आपको दूसरे स्टेट के काउंटर सिग्नेचर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ये जैसे 18 किलोमीटर हो गया, 20 या 16 से ज़्यादा हो गया तो आपको दूसरे स्टेट का काउंटर सिग्नेचर लेना पड़ेगा। ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी। 16 किलोमीटर से स्टैटिक डेटा है, आप याद रखना। नेक्स्ट है, ए परमिट ग्रांटेड बाय स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी इज वैलिड इन वन रीजन ऑफ द स्टेट ओनली, इन द होल स्टेट और सच रीजन्स ऑल इंडिया। ऑब्वियसली गलत है, इन द होल स्टेट था जिसने, ये भी गलत है। इसका सही आंसर है ये। जब स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कोई परमिट ग्रांट करती है वो पूरे स्टेट में वैलिड होता है, ठीक है, इन द होल स्टेट और सच रीजन्स विद इन द स्टेट। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में क्या था कि उस रीजन में वैलिड होगा और अगर उसको दूसरे रीजन में वैलिड होना है तो वहाँ के काउंटर सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ेगी। एक्सेप्शन कहाँ था, गुड्स कैरेज के केस में। लेकिन अगर कुछ स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कोई भी परमिट आप ग्रांट करती है तो वो पूरे स्टेट में वैलिड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, स्पेशल परमिट। यहाँ पे एक स्पेशल परमिट की बात कही है, ग्रांटेड बाय रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी टू एनी पब्लिक सर्विस व्हीकल इज वैलिड। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, ठीक है। इन एनी अदर रीजन और स्टेट विदाउट द काउंटर सिग्नेचर ऑफ रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ द अदर रीजन और ऑफ द स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफ द अदर स्टेट, ठीक है। कोई अगर एक रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है या स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है वो एक स्पेशल परमिट ग्रांट करती है तो वो इंडिया के किसी भी दूसरे स्टेट या रीजन में वैलिड हो सकता है, ठीक है। इन एनी अदर रीजन और स्टेट, और वहाँ पे उस रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या फिर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ दूसरे स्टेट का उसकी काउंटर सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओनली इन द केस ऑफ स्पेशल परमिट यहाँ पे फुल इंडिपेंडेंसी दिया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखना। यहाँ पे सी ऑप्शन से आप कन्फ्यूज़ मत होना। यहाँ पे सी ऑप्शन में बोला गया है कि विथ इन द स्टेट दूसरे रीजन में काउंटर सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दूसरे स्टेट में काउंटर सिग्नेचर की ज़रूरत है, तो ये गलत है। आपको दूसरे स्टेट में भी काउंटर सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है, ए टूरिस्ट परमिट इज़ ग्रांटेड बाई, तो इसका आंसर है स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी वो टूरिस्ट परमिट ग्रांट करती है, नॉट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ओनली स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 11, ए टूरिस्ट परमिट इज ग्रांटेड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोमोटिंग टूरिज्म वैलिड फॉर द होल इंडिया और इन सच कंटिग्यूअस स्टेट्स, कंटिग्यूअस मीन्स कनेक्टिंग स्टेट्स, नॉट बीइंग लेस देन डैश नंबर इंक्लूडिंग द स्टेट इन विच द परमिट इज ग्रांटेड, ठीक है। जो टूरिस्ट परमिट का जो कंडीशन होता है वो ये होता है कि मिनिमम इतने नंबर ऑफ स्टेट के ग्रांट किया जाता है, तो इसका आंसर है 3, ठीक है। मिनिमम 3 स्टेट्स के लिए ग्रांट किया जाता है, 3 या उससे ज़्यादा हो सकता है, मतलब पूरे इंडिया में भी हो सकता है, और ये 3 स्टेट में आपका होम स्टेट भी इंक्लूडेड रहता है, तो ये डेटा आप याद रखना इंपॉर्टेंट है टूरिस्ट परमिट के केस में। हु मेक्स रूल्स एंड कंडीशंस अंडर टूरिस्ट परमिट, तो इसका आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट।
बेसिकली ये आपका बस का मतलब बताए कि बस कैसी होनी चाहिए, उस पर कैसे कलर रखना चाहिए, सीट अरेंजमेंट, वो सब जो है उसका जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाती है टूरिस्ट परमिट से रिलेटेड। नेशनल परमिट इज़ ग्रांटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ, तो आप ये कंफ्यूज मत होना, नेशनल परमिट है वो सिर्फ एंड सिर्फ गुड्स कैरेज के लिए दिया जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। ओनली एंड ओनली इज गिवन फॉर गुड्स कैरेज, नेशनल परमिट। A national permit is granted to goods carriage to operate throughout India or in such contiguous states not being less than dash in number including the state in which the permit is issued। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि टूरिस्ट परमिट में मिनिमम जो स्टेट होने चाहिए, नंबर ऑफ स्टेट इंक्लूडिंग होम स्टेट, वो होते हैं 3, ठीक है, ये हो जाता है टूरिस्ट परमिट के लिए। लेकिन जो नेशनल परमिट जो केस आता है वो होता है 4, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 4। इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखना है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट होने चाहिए 4, और 4 में आपका होम स्टेट भी आ जाता है। नेक्स्ट है द ऑथोराइजेशन फी फॉर टूरिस्ट परमिट एंड नेशनल परमिट मीन्स द एनुअल फी नॉट एक्सीडिंग। तो जहाँ पर टूरिस्ट परमिट और नेशनल परमिट का जो ऑथोराइजेशन फ़ी होता है वो सेम होता है, एनुअल जो चार्ज किया जाता है और वो होता है 1000 रुपीज़, ठीक है। नॉट एक्सीड यहाँ पे बोला गया है कि 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा, ये आप इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हु मेक्स रूल्स एंड कंडीशंस अंडर नेशनल परमिट, तो ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। नेशनल परमिट से जो भी रूल एंड कंडीशन होता है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर मैं जल्दी ही लाऊंगा, एक और पार्ट आएगा, उसके साथ ही मेरे ख्याल से आपका ये कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। सो दैट्स ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।